सभी मीडिया देखें। श्रेणी इतिहास और समाज। इसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तारीख 10 मई 1857, 8 जुलाई 1859। जगह आगरा, दिल्ली, भारत, कानपुर, लखनऊ। प्रतिभागी मुगल राजवंश, यूनाइटेड किंगडम। प्रसंग ब्रिटिश साम्राज्य, पश्चिमी उपनिवेशवाद, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज। प्रमुख इवेंट लखनऊ की घेराबंदी, दिल्ली की घेराबंदी। पृष्ठभूमि। विद्रोह को केवल एक सिपाही विद्रोह मानना इसके मूल कारणों को कम आंकना है। ब्रिटिश सर्वोपरिता यानी भारतीय राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में ब्रिटिश प्रभुत्व में विश्वास 1820 के आसपास भारत में पेश किया गया था। ब्रिटिशों ने उन हिंदू रियासतों पर नियंत्रण पाने के लिए कई तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया जो तथाकथित रियासतों के अधीन थीं। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि। हर जगह पुराने भारतीय अभिजात वर्ग का स्थान ब्रिटिश अधिकारी ले रहे थे। एक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक को कहा जाता था चूक का सिद्धांत, सबसे पहले द्वारा किया गया 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी। इसमें ब्रिटिशों द्वारा प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना एक हिंदू शासक को उत्तराधिकारी अपनाने से रोकना और शासक के मरने या त्यागने के बाद उसकी भूमि पर कब्जा करना शामिल था। उन समस्याओं में ब्राह्मणों का बढ़ता असंतोष भी जोड़ा जा सकता है, जिनमें से कई को उनके राजस्व से बेदखल कर दिया गया था या आकर्षक पदों को खो दिया था। एक और गंभीर चिंता की बढ़ती गति थी पश्चिमीकरण, जिससे पश्चिमी विचारों के आने से हिंदू समाज प्रभावित हो रहा था। मिशनरियां हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे रही थीं। मानवीय आंदोलन ने ऐसे सुधारों को जन्म दिया जो राजनीतिक अधिरचना से कहीं अधिक गहरे थे। भारत के गवर्नर जनरल 1848 से 56 के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लॉर्ड डलहौजी ने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में प्रयास किए और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह में सभी कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए एक विधेयक पेश किया था। ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वालों को पारिवारिक संपत्ति में अपने हिंदू रिश्तेदारों के साथ हिस्सा लेना होता था। यह व्यापक धारणा थी कि अंग्रेजों का उद्देश्य जाति व्यवस्था को तोड़ना था। शिक्षा के पश्चिमी तरीकों की शुरुआत हिंदू और मुस्लिम दोनों की रूढ़िवादिता के लिए एक सीधी चुनौती थी। बंगाल की सेना में विद्रोह इसलिए भड़का क्योंकि सैन्य क्षेत्र में ही भारतीय संगठित थे। विद्रोह का बहाना नए का परिचय था, एनफील्ड राइफल। इसे लोड करने के लिए सिपाहियों को चिकनाई युक्त कारतूसों के सिरे काटने पड़ते थे। सिपाहियों के बीच यह अफवाह फैल गई कि कारतूसों को चिकना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चर्बी सूअर और गाय की चर्बी का मिश्रण है। इस प्रकार इसके साथ मौखिक संपर्क रखना मुसलमानों और हिंदुओं दोनों का अपमान था। इस बात का कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि इनमें से किसी भी सामग्री का इस्तेमाल वास्तव में किसी भी कारतूस पर किया गया था। हालांकि यह धारणा कि कारतूस दागी थे इस बड़े संदेह से जुड़ गया कि अंग्रेज भारतीय पारंपरिक समाज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी ओर से अंग्रेजों ने सिपाहियों के असंतोष के बढ़ते स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। डी डे लैंडिंग के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने राइफलें चलाईं, हथगोले फेंके और एक जर्मन बंकर के बगल में ओमाहा समुद्र तट पर चले गए। नॉर्मंडी फ्रांस में 5 मित्र समुद्र तटों में से एक। द्वितीय विश्व युद्ध का नॉर्मंडी आक्रमण 6 जून 1944 को शुरू हुआ। मंगल पांडे। मार्च 1857 के अंत में एक सिपाही का नाम रखा गया मंगल पांडे ने बैरकपुर में सैन्य चौकी पर ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। उन्हें अप्रैल की शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और फिर फांसी दे दी गई।
बाद में अप्रैल में मेरठ में सिपाहियों ने एनफील्ड कारतूस देने से इनकार कर दिया और सजा के तौर पर उन्हें लंबी जेल की सजा दी गई, बेड़ियां डाल दी गईं और जेल में डाल दिया गया। इस सजा से उनके साथी क्रोधित हो गए, जो 10 मई को उठे। उन्होंने अपने ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मार दी और मार्च किया दिल्ली, जहां कोई यूरोपीय सैनिक नहीं थे। वहां स्थानीय सिपाही छावनी मेरठ के लोगों में शामिल हो गए और रात होते होते वृद्ध पेंशन भोगी मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को एक उग्र सैनिक द्वारा नाम मात्र के लिए सत्ता में बहाल कर दिया गया। दिल्ली पर कब्जे ने एक फोकस प्रदान किया और पूरे विद्रोह के लिए पैटर्न तैयार किया, जो बाद में पूरे उत्तर भारत में फैल गया। मुगल सम्राट और उनके बेटों और अपस्थ मराठा पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब को छोड़कर कोई भी महत्वपूर्ण भारतीय राजकुमार विद्रोहियों में शामिल नहीं हुआ। विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने के समय से विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश अभियानों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले गर्मियों के दौरान दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में निराशाजनक संघर्ष हुए। फिर 1857 से 58 की सर्दियों में सर कॉलिन कैंपबेल द्वारा निर्देशित लखनऊ के आसपास ऑपरेशन और अंततः 1858 की शुरुआत में सर ह्यू रोज के सफाया अभियान। 8 जुलाई 1859 को आधिकारिक तौर पर शांति की घोषणा की गई। विद्रोह की एक गंभीर विशेषता इसके साथ आने वाली उग्रता थी। विद्रोहियों ने आम तौर पर अपने ब्रिटिश अधिकारियों को बढ़ने पर गोली मार दी और दिल्ली, कानपुर और अन्य जगहों पर नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे। महिलाओं और बच्चों की हत्या से अंग्रेज क्रोधित हो गए, लेकिन वास्तव में कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को यह पता चलने से पहले ही गंभीर कदम उठाने शुरू कर दिए गए कि ऐसी कोई हत्या हुई है। अंत में प्रतिशोध मूल ज्यादतियों से कहीं अधिक था। ब्रिटिश प्रतिशोध के उन्माद में सैकड़ों सिपाहियों को संगीन से मार दिया गया या तोपों से निकाल दिया गया। हालांकि कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने रक्तपात का विरोध किया। परिणाम: विद्रोह का तात्कालिक परिणाम भारतीय प्रशासन की सामान्य सफाई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर प्रत्यक्ष शासन के पक्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठोस शब्दों में इसका ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन इसने सरकार में एक अधिक व्यक्तिगत टिप्पणी पेश की और निदेशक मंडल में मौजूद अकल्पनीय व्यावसायिकता को हटा दिया। विद्रोह के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण भारतीय प्रशासन के वित्त को आधुनिक आधार पर पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना का भी बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया। विद्रोह का एक और महत्वपूर्ण परिणाम भारतीयों के साथ परामर्श की नीति की शुरुआत थी। 1853 की विधान परिषद में केवल यूरोपीय लोग शामिल थे और उसने अहंकार पूर्वक ऐसा व्यवहार किया था जैसे कि यह एक पूर्ण संसद हो। यह व्यापक रूप से महसूस किया गया कि भारतीय राय के साथ संचार की कमी ने संकट को बढ़ाने में मदद की थी। तदनुसार 1861 की नई परिषद को एक भारतीय नामांकित तत्व दिया गया। शैक्षिक और सार्वजनिक कार्यक्रम, सड़क, रेलवे, टेलीग्राफ और सिंचाई थोड़े रुकावट के साथ जारी रहे। वास्तव में कुछ लोग संकट में सैनिकों के परिवहन के लिए उनके महत्व के विचार से प्रेरित हुए थे, लेकिन हिंदू समाज को प्रभावित करने वाले ब्रिटिश द्वारा थोपे गए असंवेदनशील सामाजिक उपाय अचानक समाप्त हो गए। अंततः विद्रोह का प्रभाव स्वयं भारत की जनता पर पड़ा। पारंपरिक समाज ने आने वाले विदेशी प्रभावों के खिलाफ अपना विरोध जताया था और वह असफल रहा। राजकुमारों और अन्य प्राकृतिक नेताओं ने या तो विद्रोह से खुद को अलग रखा था या अधिकांश भाग में अक्षम साबित हुए थे। इस समय से अतीत के पुनरुद्धार या पश्चिम के बहिष्कार की सभी गंभीर उम्मीदें कम हो गईं। भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना टूटने लगी और अंततः पश्चिमीकृत वर्ग व्यवस्था ने उसका स्थान ले लिया।
जिससे भारतीय राष्ट्रवाद की गहरी भावना के साथ एक मजबूत मध्यम वर्ग उभरा।